नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमन विश्वास और आज हम शुरू करेंगे वेरियस डिवाइसेस ऑफ रेफ्रिजरेटर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कंप्रेसर से। दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे दो तरह के कंप्रेसर्स है, जैसे कि हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। दोस्तों, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है? सबसे पहले जान लेते हैं कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में ऐसा क्या है जो नॉन पॉजिटिव में नहीं है। नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट भी एक टाइप से। सबसे पहले देखेंगे नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो सबसे पहले है क्या पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, तो एग्जांपल के तौर पर लेते हैं एग्जांपल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेशन, स्क्रॉल कंप्रेशन या एक्सेट्रा। ये सोचिए, ये कंप्रेसर है, ये एक कंप्रेसर कम कर रहा है तो पानी इस तरफ से वाटर को अगर पंप कर रहा है तो पानी इस तरफ तो जाएगा, लेकिन ये वापस नहीं आएगा दोस्तों, ये रिवर्सल नहीं है। तो इसे हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में लेते हैं, सिर्फ जाता है और रिटर्न नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। स्पीड, हम इनका स्पीड जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट भी कर रहा हूँ दोस्तों, स्पीड जो है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट स्पीड होता है, मतलब स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ना ही इसमें स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, ना ही इसका फ्लो रिवर्स हो सकता है। तो वही जगह अगर हम नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, दोस्तों इसमें जो है स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। स्पीड कंट्रोल हो सकता है दोस्तों। जब कंप्रेसर जो है पानी को, ये सपोज कंप्रेसर है, मान लीजिए एक कंप्रेसर है, कंप्रेसर सी, पानी को जो इस तरफ भेजेगी वो उसका स्पीड भी कंट्रोल कर सकता है, और उसका जो प्रेशर है वो मतलब वही स्पीड और प्रेशर है, और फ्लो जो है वो रिवर्सेबल भी हो सकता है, रिवर्सेबल फ्लो। रिवर्स भी हो सकता है और सामने भी जा सकता है, पीछे भी आ सकता है। दोस्तों एग्जांपल के लिए जो है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर को लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर आ जाएगा इसमें, और इसमें एक्सियल कंप्रेसर भी आ सकता है, एक्सियल कंप्रेसर भी आ जाएगा इसमें। दोस्तों ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव नॉन पॉजिटिव। तो दोस्तों इसमें कोई डाउट है तो बताइए। मैंने क्या बताया स्टार्टिंग से, मैं एक बार क्लियर करता हूँ। स्पीड कंट्रोल नहीं होता इसमें, ये जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है स्पीड कंट्रोल नहीं होता है, ना ही इसका रिवर्सल फ्लो होता है। और एग्जांपल के तौर पर हमने लिया था ये जो क्या कहते हैं इसको, ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है, रोटरी कंप्रेसर, स्क्रॉल कंप्रेसर, उसके बाद और भी होता है जैसे स्क्रू कंप्रेसर, वो होता है इसमें। और इसमें जो है एक्सियल कंप्रेसर होता है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है, नॉन फ्लो की बात कर रहा हूँ। और इसमें स्पीड कंट्रोल किया जा सकता है, प्लस इसका प्रेशर भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसमें नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ी चीज़ है दोस्तों कि ये एक जो है जो भी है ये है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं आगे की नेक्स्ट पेज में जाते हैं। वैसे भी मैंने कचरा कर रखा है पता नहीं मैंने क्या बोल दिया इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे की हमारा जो प्रोसेस है वो क्या है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हर्मेटिकली सील्ड यूनिट। अब सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं हर्मेटिकली सील्ड यूनिट का। अच्छा, तो हर्मेटिक सील्ड यूनिट एक्चुअली है क्या? दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये होता क्या है। हर्मेटिकली सील्ड यूनिट एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइसेस है। जैसे मैंने पिस्टन सिलेंडर को ले लिया, उसके बाद मैंने एक मोटर को ले लिया। तो जब हम मोटर को और पिस्टन को सिलेंडर को एक साथ जोड़ दे, वो कंटिन्यूसली उसको मतलब कम्प्लीटली एक सील्ड पैकेज है, मतलब इसमें कोई भी तरह का मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा। ये एक सील्ड है, कम्प्लीटली सील्ड है, और ये मतलब और कुछ नहीं आएगा इसमें। तो दोस्तों इसमें हम और एक चीज़ यूज़ करते हैं। पहले तो हम ले लिया अपना सिलेंडर, और ये सिलेंडर मैं ऐसी डायग्राम के थ्रू ऐसे बता देता हूँ। एक सिलेंडर ले लिया, ये देखिए। तो सबसे पहले एक सिलेंडर, सपोज ठीक है, ये एक सिलेंडर हो गया। अब सिलेंडर में जो है ये एक पिस्टन हो गया,
ये क्रैंकेस हो गया, मतलब ये कनेक्टिंग रॉड और साथ में क्रैंकेस वगैरह। तो दोस्तों ये क्रैंकेस वगैरह सब फिक्स होगा इसमें। ये इसको क्या कहते हैं, इसे पिस्टन कहते हैं, पिस्टन आप सब जानते होंगे। इसके इस जो चीज़ होता है इसको पिस्टन कहते हैं, इसमें रिंग वगैरह होता है, तो वो तो इसमें टॉपिक में नहीं है। और इसे कहते हैं कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड। दोस्तों मैं शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। और हर्मेटिकली सील्ड यूनिट में आता है एक पिस्टन आता है, एक रॉड आता है, एक क्रैंकेस आता है। तो ये 3 चीज़ नॉर्मली ये फिक्स होता है दोस्तों। ये जो कम्प्लीटली ये एक पैकेज है दोस्तों, मतलब ये अलग अलग नहीं है, कम्प्लीटली सील्ड है एक दूसरे से और वैसे ही रहेगा। और इसमें 2-3 चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो एक पंप ले लेते हैं दोस्तों। अलग से एक पंप यूज़ करते हैं जो 2 चीज़ में यूज़ करते हैं। एक है इवैक्यूएशन में, मतलब ये जो टानने में जो प्रेशर अप्लाई होता है उसमें यूज़ करते हैं इवैक्यूएशन। और एक होता है इसका रेफ्रिजरेंट को चेंज करने के लिए। दोस्तों ये जो पंप हम यूज़ करेंगे सेपरेटली, जो पंप हम साइड बाय साइड यूज़ करेंगे पंप, दोस्तों इसका 2 काम है। एक इवैक्यूएशन में, एक इवैक्यूएशन में यूज़ करेंगे और दूसरा यूज़ करेंगे रेफ्रिजरेंट को चेंज करने में, रेफ्रिजरेंट को चेंज करने में। दोस्तों अगर मेरी आप कुछ मतलब अगर नोट कर रहे हैं तो अपनी तरफ से आप मेरी जो मैं भी जो बह रहा हूँ आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं उतना अच्छा से मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूँ वैसे भी जस्ट फॉर मैं बता रहा हूँ जस्ट फॉर प्रैक्टिकल आइडिया, दैट्स ऑल। हर्मेटिक सील यूनिट ये सब होता है। पंप यूज़ करते हैं अलग से चेंज करने के लिए, रेफ्रिजरेंट को यूज़ करते हैं, और एक रेफ्रिजरेंट को चेंज करने के लिए पंप यूज़ करते हैं। और इवैक्यूएशन मतलब ये रिवर्सल जो फ्लो है वो फ्लो के लिए हम लोग इवैक्यूएशन को यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। और इसमें एक ड्रायर भी यूज़ करते हैं दोस्तों। ड्रायर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत टाइम में ऐसे होता है कि ड्रायर के बिना जो है ये जो कम्प्लीटली ये जो मॉइस्चर है इसमें जो भी मॉइस्चर यूज़ करते हैं हम लोग वो ड्राई हो जाता है। तो मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है और उसको ड्राई हमें करना पड़ता है। तो ड्राई करने के लिए हम ड्रायर यूज़ करेंगे। ये हर्मेटिकली सील्ड यूनिट पे यूज़ होता है ड्रायर। तो ड्रायर हम कहाँ यूज़ करते हैं? ऑफकोर्स ड्रायर ये जो पोर्शन है इसके अंदर जो पोर्शन है यहाँ पे जो है मॉइस्चर जमा होता है, तो इसके अंदर ही हम ड्रायर को यूज़ करेंगे, ड्रायर को यूज़ करेंगे। क्लियर? कोई डाउट है तो बताइए, कमेंट कर दीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, कर लीजिए कमेंट, हम आंसर करेंगे आपकी क्वेश्चन का। तो ये तो फिलहाल ये ख़त्म हो रहा है और तो कुछ इसमें है नहीं वैसे कुछ खास। बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि ये जो ड्रायर हम जब यूज़ नहीं करते हैं ना, तब ये यहाँ पे जो मॉइस्चर जमा होता है ये जमा हो के ना ये चोक हो जाता है कम्प्लीटली, मतलब ये आगे बढ़ता ही नहीं और इसकी जो एफिशिएंसी है वो भी डाउन हो जाती है। तो इसलिए हम ड्रायर बहुत ही कंपलसरी यूज़ करना पड़ता है। और रेफ्रिजरेंट चेंज करने के लिए मैंने बता दिया पंप के लिए यूज़ करता हूँ, और सब ऐसे ही है, कॉम्पैक्ट है वैसे, और तो कुछ इसमें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा वैसे फॉर बेसिक इन्फॉर्मेशन। दोस्तों इसमें जो है ना, अगर आपको मतलब इसमें अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि इसमें, मैं आपको क्वेश्चन बाद में गिराता हूँ, चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे कंडेंसर के बारे में। दोस्तों कंडेंसर क्या होता है? दोस्तों कंडेंसर सबको पता है क्या होता है। कंडेंसर जस्ट हीट को रिमूव करता है। ये हमारा जो एक प्रोसेस है, जैसे रेफ्रिजरेटिंग का प्रोसेस है, वो कंडेंसर हीट को जो है मतलब निकालता है। जो कंप्रेस होके आता है जब कोई रेफ्रिजरेंट कोई भी या वेपर, तब वो हीट को निकालने, बहुत ज़्यादा हीटेड होता है, वो निकालने के लिए हम कंडेंसर का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ में देखेंगे कि टाइप ऑफ कंडेंसर क्या होता है। टाइप ऑफ कंडेंसर में सबको पता है कि एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड है, लेकिन एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड में भी अंदर में कुछ ऐसे है जो समझना तो पड़ेगा ही है, मतलब समझने की ज़रूरत है। तो वो पहले देख लेते हैं। चलिए कंडेंसर के बारे में एक बार देखते हैं। तो हमारा टॉपिक बनेगा अब कंडेंसर। चलिए कंडेंसर तो बन गया। अब कंडेंसर एक टॉपिक, एक पॉइंट वाइज लिख लेता हूँ, थोड़ा सा इजी, मतलब देखने में अच्छा लगेगा, इजी हो जाएगा। तो पहला हमारा हीट रिमूवल करता है। हीट रिमूव, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ दोस्तों, हीट रिमूव। ओके, हीट रिमूव करता है पहला, तो ये हो गया। कंप्रेशन के बाद दोस्तों, आफ्टर कंप्रेशन, कंप्रेशन के बाद एक हीट रिमूव करता है। उसके बाद और क्या कह सकते हैं, हीट कितना रिमूव करता है दोस्तों? ये कम्प्लीटली हीट रिमूव नहीं करता है, ये सेमी कूल करता है। जैसे
मैंने एक बार आपको पीएच डायग्राम में बताया था। जैसे सपोज हीट है, सपोज ये मान लीजिए एक पीक है, सपोज एक बहुत पीक पॉइंट है, जब कम होगा तब, और ये सपोज ऐसा है, सपोज यहाँ से कम हो रहा है दोस्तों, यहाँ से आके यहाँ तक आएगा, ये टेम्परेचर हो गया सपोज, ठीक है। टेम्परेचर पहले कम हुआ लेकिन यहाँ तक गया, ठीक है, और ये और भी नीचे आएगा ऐसे, मतलब उसको डायरेक्टली यहाँ तक कंप्लीट होना था, मतलब कम होना था, लेकिन वो यहाँ तक नहीं हुआ, जस्ट आधा हुआ, तो इसे हम सबकुल के नाम से जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ कंडेंसर देख लेते हैं। मैम कंडेंसर का मेन काम है हीट को निकालना, ये होता है कंडेंसर का काम, मेन जो उसका मेन काम है। देखिए कंडेंसर का और भी बहुत सारा काम है, कंडेंसर का सिर्फ हीट को, वो एक मेजर वर्क हो गया हीट को निकालना, लेकिन इसका बहुत सारा उसका एफिशिएंसी, उसका जो वैक्यूम, उसका अंदर एक वैक्यूम होता है वो, वैसे हम उतना डिटेल में कंडेंसर में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम एयर कूल और वाटर कूल के बारे में पढ़ेंगे फिलहाल। अब कंडेंसर में डिटेल में जाना है तो अब अलग से एक बार यूट्यूब में सर्च मार के अपना जो डाउट वगैरह है कंडेंसर की डिटेल टिप वो क्लियर कर लीजिए। चलिए फिलहाल हम लोग वाटर कूल एयर कूल देख लेते हैं। और जब हम लोग वाटर कूल यूज़ करते हैं तो इसमें भी बहुत सारा वेरियस होता है, मतलब वेरिएंट होता है, तो वो हम भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जाते हैं वाटर एयर कूल्ड की तरफ। एयर कूलिंग, ओके, तो हमारा टॉपिक है एयर कूलिंग। तो सबसे पहले एयर कूलिंग कैसा होता है दोस्तों, जब कोई ट्यूब होता है और शेल होता है, जैसे एक शेल हो गया, अंदर में एक ट्यूब हो गया, तो एयर जो है ना, एयर जो है बहुत ही कम मात्रा में उसका जो रेफ्रिजरेंट को ठंडा करता है, ज़्यादा ठंडा नहीं करता है, उसका जो ठंडा करने की कैपेसिटी बहुत ही कम है कंपैरेटिवली वाटर। तो हम जब कूल करेंगे, जब किसी रेफ्रिजरेंट को कूल करेंगे तो हमें ज़्यादा मात्रा में एयर चाहिए, तो एयर को हम बाहर में फ्लो करेंगे, एयर का जो फ्लो है वो बाहर में होगा, और जो हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो अंदर में ऐसा फ्लो करेगा, ये देखिए। और रेफ्रिजरेंट को जगह है वो जो है रेफ्रिजरेंट जो जगह है वो हमेशा छोटा होगा, कम होगा। जैसे जैसे ये लीजिए, बड़ा हो गया अपना शेल, ये शेल, उसके अंदर पतला वाला जो ट्यूब है, इसके अंदर रेफ्रिजरेंट मूव करेगा, और ये फ्लो ऑफ एयर है, एयर फ्लो करेगा यहाँ पे। तो बस यही हो गया हमारा मेन एयर कूलिंग का जो काम है ये। और एयर कूलिंग हम कहाँ यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं विंडो एसी में, हम यूज़ करते हैं डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में, हम यूज़ करते हैं वाटर कूलर में। लेकिन वाटर कूलर जो यूज़ करेंगे उसमें कैपेसिटी कम होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ छोटा मोटा मशीन के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि एयर में ज़्यादा कूल होता नहीं है। तो चलिए एक बार हीट ट्रांसफ़र को देख लेते हैं। हीट ट्रांसफ़र, चलिए हीट ट्रांसफ़र को देखते हैं एक बार, हीट ट्रांसफ़र में होता क्या है। तो आई मीन हीट ट्रांसफ़र इन वाटर, थ्रू वाटर, वाटर कूल्ड कंडेंसर यूज करते हैं, वाटर कंडेंसर। दोस्तों वाटर कंडेंसर, तो एक्चुअली वाटर कंडेंसर में कुछ ऐसा होता है कि जो फ्लो होता है, सपोज मान लीजिए ये कम्प्लीटली एक शेल है, ट्यूब है दोस्तों। वाटर का जो हीट का जो मतलब लेने का टेम्परेचर है, हीट ट्रांसफर टेम्परेचर है, मतलब हीट ट्रांसफरिंग रेट, तो ये बहुत ही ज़्यादा है कंपैरेटिवली एयर। तो हीट जब ज़्यादा ट्रांसफर होगा तब हम इसको इनसाइड द ट्यूब हम इसको फ्लो कर सकते हैं। यहाँ पे हम वाटर को फ्लो करेंगे, वाटर, और बाहर में हम फ्लो करेंगे रेफ्रिजरेंट, बाहर में हम फ्लो करेंगे रेफ्रिजरेंट। ये हो गया हमारा वाटर का कंडेंसर, आई मीन वाटर कंडेंसर। अभी हम ये जो वाटर कंडेंसर को हम कहाँ यूज़ करते हैं दोस्तों, ये हम कूलिंग टावर में यूज़ करते हैं वाटर कंडेंसर को। कूलिंग टावर में जहाँ अटैच होता है, ये कूलिंग टावर के साथ यूज़ करते हैं, एक्चुअली कूलिंग टावर में नहीं, कूलिंग टावर के साथ यूज़ करते हैं। और ये स्प्रे सिस्टम के ऊपर वर्क करता है। वो कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक बात है कि जब आप कूलिंग टावर यूज़ करते हैं और साथ में वाटर, एक्चुअली वाटर कूल को यूज़ करने का मतलब ही आपको साथ में ही कूलिंग टावर यूज़ करना। आप कूलिंग टावर क्यों यूज़ करते हैं, देखिए कूलिंग टावर इज़ वेरी कंपलसरी। एक वाटर है जो यहाँ से निकला, ठीक है, अब वाटर यहाँ से निकला, अब निकल के ये वापस ऑफ कोर्स ये सर्कुलेट होके आएगा ना, ऐसे ऐसे ही सर्कुलेट होके आएगा, ये देखिए इसके अंदर से वापस जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर वही हीट, अगर वो जो हीटेड जो हमारा जो वाटर था, ये अगर हीटेड ही वापस जाएगा तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है। तो वैसे में तो हीट वो तो रिजेक्ट करेगा ही नहीं। तो यहाँ पे हमें एक एयर कूलर यूज़ करेंगे। आई मीन ये एयर कूलर भी होता है, वैसे वाटर कूलर भी होता है, तो वैसे इसको टावर बोलते हैं, कूलर टावर, कूलिंग टावर्स। तो हम एक कूलिंग टावर का यूज़ करते हैं। अब एक बार
जो बात ऐसी है कि वाटर वाटर कंडेंसर का मतलब ही है साथ में कूलर टावर कंपलसरी होना चाहिए, तो हम कूलिंग टावर का इस्तेमाल करते हैं। कूलिंग टावर, तो हम कूलिंग टावर का इस्तेमाल करते हैं। तो वाटर कंडेंसर साथ में कूलिंग टावर आ गया। अब कूलिंग टावर किस तरह की होती है, कूलिंग टावर भी देख लेते हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब हम वाटर कंडेंसर और कूलिंग टावर साथ में यूज़ करते हैं, तो ये कंप्लीट जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को हम एवापोरेटिव कंडेंसर के नाम से जानते हैं। कंडेंसर, ठीक है दोस्तों। जब जब भी कभी हम कंप्लीटली ये जो कंप्लीट जो प्रोसेस है, इसको दोनों को साथ में यूज़ करते हैं, जैसे वाटर कंडेंसर को कूलिंग टावर साथ में जब भी यूज़ करते हैं, एक्चुअली साथ में यूज़ होता है, तो ये दोनों को जब साथ में यूज़ करते हैं तो एक्चुअली इसका नाम एवापोरेटिव कंडेंसर बन जाता है। तो एवापोरेटिव कंडेंसर एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली जब ओवर एवापोरेटिव कंडेंसर हम यूज़ करते हैं तब हमें पाइपिंग की लॉन्गर पाइपिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये एक कम्प्लीटली एक वाटर, क्योंकि बड़े मशीन में हम वाटर कंडेंसर का यूज़ करेंगे, जब बड़ा मशीन में यूज़ करेंगे तो ऑफकोर्स हम उसका पाइपिंग वगैरह ज़्यादा होना चाहिए। तो वैसे ही है एवापोरेटिव कंडेंसर का पहला जो अपना जो मतलब उसका जो टर्म्स एंड कंडीशन है, तो पहला टर्म्स एंड कंडीशन में सबसे पहले आता है कि इसका जो पाइपिंग है वो लॉन्गर होना चाहिए। लॉन्गर पाइपिंग, ये होता है सबसे पहला टॉपिक इसका, जो ज़्यादा मात्रा में हीट को रिजेक्ट करे। हाँ, ये हो गया पहला। तो सबसे दूसरा बात, ये यूज़ कहाँ करते हैं, ये जो ज़्यादा मात्रा में जो हम लोग नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं, मतलब वाटर कूलिंग को यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेंट के लिए, तो ये कहाँ नॉर्मली यूज़ करते हैं दोस्तों, ये नॉर्मली यूज़ होता है एमोनिया प्लांट में। एमोनिया, आपने नाम सुना होगा, एमोनिया प्लांट्स। दोस्तों एमोनिया एक रेफ्रिजरेंट है, NH3 रेफ्रिजरेंट है, और ये रेफ्रिजरेंट जब यूज़ करते हैं तब ये थोड़ा बड़ा पाइप वगैरह लेते हैं, बड़ा अपना प्लांट होता है, अमोनिया प्लांट बोलते हैं उसको, और तब हम यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम ये प्रोसेस को यूज़ करते हैं एवापोरेटिव कंडेंसर, जिसमें हम वाटर कंडेंसर और कूलिंग टावर इस्तेमाल करते हैं, और गोटा पूरा कंप्लीट पैकेज को हम एवापोरेटिव कहते हैं। बस प्रोसेस यही है, हमारा मेन जो प्रोसेस है वो ये है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि आगे देखते हैं कि इसका और क्या मतलब डिफरेंस है। दोस्तों मैं और भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा इसके रिगार्डिंग, कि जब अमोनिया प्लांट को इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे कुछ खास चीज़ होता है, जैसा जो ट्यूबिंग है दोस्तों, वर्टिकल ट्यूब जो होता है, वो जो वर्टिकल ट्यूब, ये वर्टिकल ट्यूब जो होता है वो लॉन्ग नहीं होना चाहिए, लंबा नहीं होना चाहिए, नाटा होना चाहिए, ऐसे नाटा, लंबा नहीं होना चाहिए। इसका जो लेंथ है, मतलब इसका जो लंबाई है, वर्टिकली जो लंबाई, ये उतना ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, ये है पहला। और दूसरा जो डायमीटर होता है, जो हॉरिजॉन्टल डायमीटर, जैसे ऐसे ऐसे इसका जो डायमीटर, ये जो डायमीटर है दोस्तों, ये जो डायमीटर है ये मोटा होना चाहिए। वैसे मैंने इसको बहुत ही पतला बना दिया, लेकिन ये मोटा होना चाहिए और ये नाटा होना चाहिए, बस यही इसका टर्म्स एंड कंडीशन है। अब क्यों है कैसा है वो तो मुझे अच्छा डीपली इतना मुझे भी नहीं पता है, तो मुझे जितना पता है मैं उतना बता रहा हूँ। इसका मतलब ये टर्म्स है क्योंकि हो सकता है कि ये नहीं होने पे इसका जो कुछ मीट नहीं करेगा, अपना जो रिक्वायरमेंट है वो मीट नहीं करेगा, ऐसा कुछ है। हीट ट्रांसफ़र के लिए ज़्यादा, जब हम हीट ट्रांसफर ज़्यादा यूज़ करते हैं तब ये यूज़ करते हैं अपना जो भी है, मतलब ऐसा वाला। हाँ, तो कंडेंसर का मैं कुछ इफेक्टिवली और भी 2-3 पॉइंट हैं बता देता हूँ, 1-2 पॉइंट, मतलब एक डिसएडवांटेज और एडवांटेज में ही है। तो इसका जो एयर है दोस्तों, कभी ऐसा हुआ कि एयर कंडेंसर की बात कर रहा हूँ, जब कंडेंसर में थोड़ा सा भी एयर होता है, जब कंडेंसर में जब एयर जमा हो जाता है, तब एक बात मैं बताना चाहूँगा कि कंडेंसर में जब थोड़ा सा भी एयर अगर रह जाता है तो वो बहुत मात्रा में हीट ट्रांसफ़र को कम कर देता है। तो उसके लिए हम पर्ज वेल्व का यूज़ करते हैं, हवा को निकालने के लिए पर्ज वेल्व का यूज़ करते हैं कंडेंसर में, एयर कंडेंसर में। और पर्ज वेल्व का यूज़ करके ही हम एयर को निकालते हैं, और इसलिए निकालते हैं क्योंकि कम मात्रा में अगर एयर अंदर घुस के रह गया तो ऑफ कोर्स बहुत मात्रा में हमारा हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, मतलब बहुत ही कम होगा हीट ट्रांसफ़र। तो ये बहुत ही मतलब एक माइनर से चीज़ लगती है, लेकिन है बहुत बड़ी चीज़। ओके, तो पर्ज वेल्व, PUR लिख लेते हैं पूरा, टू रिमूव एयर। ओके, तो हो गया दोस्तों, पर्ज वेल्व टू रिमूव एयर।
तो बस यही है। और हमारा जो और एक मेन डिसएडवांटेज है ओवर वाटर कूलिंग तो ये है कि हम जो है एयर कूलिंग में ना जो है दोस्तों, इसमें ना कंप्रेशर में ज़्यादा काम चाहिए, मतलब वर्क ज़्यादा है, मोर वर्क इन एयर कंप्रेशर। क्यों दोस्तों मैं बताता हूँ। मोर वर्क इन एयर कंप्रेशर का जो कंप्रेशर का वर्क है, कंप्रेशर का जो वर्क है, जैसे कंप्रेशर का वर्क हो गया दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा है। मोर वर्क क्यों ज़्यादा है दोस्तों? कि दोस्तों आपको ये पता होगा, जब हीट ज़्यादा होता है कोई चीज़, कोई भी सिलेंडर में हीट ज़्यादा होता है, अगर ये हीट ज़्यादा होता है तो दोस्तों आप कितना भी प्रेस करो वो ज़्यादा आपको, मतलब आप प्रेस कर नहीं पाओगे, क्योंकि हीट ज़्यादा होने पे उसका जो मॉलिक्यूल है अंदर में, जितना भी एटम्स मॉलिक्यूल्स है गैस का, जो वो जो है कम्प्लीटली आपको ये रिवर्सेबल में पुश करेगा। तो जब भी हीट जनरेट ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा होता है जहाँ पे, वहाँ पे जो है आपको ज़्यादा कंप्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पे हीट ज़्यादा है, ऑफकोर्स यहाँ में ज़्यादा करना पड़ेगा। अब एयर में हीट ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली वाटर। क्योंकि दोस्तों ये सपोज एक कंडेंसर हो गया, मान लेते हैं ये कंडेंसर है, या सपोज गोल एक कंडेंसर है, कंडेंसर सी, ठीक है दोस्तों। तब कंडेंसर अगर ये है, ठीक है, अगर ये कंडेंसर है तो इसका जो हीट रिमूवल है, एयर कंडेंसर है सपोज, तो हीट जो रिमूव करेगा, ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत, दोस्तों एयर कंडेंसर, ये है एयर कंडेंसर, और इसमें जो है दोस्तों हीट रिमूव कम करता है, तो इसमें ऑफकोर्स ज़्यादा हीट बचता है, और ज़्यादा हीट अगर इसमें बचेगा तो ये, जैसे इसमें ज़्यादा हीट बचा, हीट बचने में ये जो है वर्क, कंप्रेशर का जो वर्क है ना दोस्तों, कंप्रेशर का दोस्त, एक ये है कंडेंसर और ये कंप्रेशर का वर्क इसमें ज़्यादा चाहिए। तो दोस्तों अगर कंप्रेशर वर्क ज़्यादा करेगा तो एफिशिएंसी कम होगा, तो इसमें जो है एयर कंडेंसर में एफिशिएंसी कम है। दोस्तों कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, और नहीं तो एक बार रिपीट करके देख लीजिए इसको। चलिए हम लोग और दूसरी टॉपिक में जाते हैं, ये है मेन डिसएडवांटेज। अब हम दूसरी टॉपिक में बढ़ते हैं। चलिए अब हम कूलिंग टावर के बारे में बात कर लेते हैं। जब हम लोग इनके बारे में बात कर ही लिया है, देखिए ये जो कूलिंग टावर के बारे में हमने बात किया ही नहीं। कूलिंग टावर कैसा होता है, किस तरह से काम करता है। ये जो एयर है वो तो ठंडा करता है, लेकिन ये ठंडा करता है तो किस तरह से ठंडा करता है, कैसे ठंडा करता है, वो देखना पड़ेगा। तो इसमें देख लेते हैं, वो कूलिंग टावर का हेडिंग डाल देते हैं। यह कूलिंग टावर हो गया। अब कूलिंग टावर एक होता है नेचुरल और एक होता है मैकेनिकल होता है, हम मैकेनिकली उसको ऑपरेट करते हैं, और नेचुरल जो होता है वो नेचुरली ऑपरेट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब ये टॉपिक को देखते हैं कि नेचुरल कूलिंग में क्या है और मैकेनिकल कूलिंग में क्या है। दोस्तों इंडस्ट्री वगैरह में नेचुरल कूलिंग से ज़्यादा मैकेनिकल कूलिंग यूज़ करते हैं, क्योंकि ये साइज़ में छोटा होता है और कंट्रोल किया जा सकता है, इसकी जो कूलिंग रेट है उसको ज़्यादा कम किया जा सकता है, तो इसीलिए हम नेचुरल कूलिंग का ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। तो चलिए पहले टाइप देख लेते हैं नेचुरल कूलिंग का क्या टाइप है। पहला हो गया स्प्रे टाइप, दूसरा होगा स्प्लैश टाइप, दोस्तों इसको बफल टाइप भी कहते हैं, और मैं एक बार बफल टाइप लिख लेते हैं, BAFFLE, बफल टाइप। ओके, तो दोस्तों ये तो हो गया नेचुरल हमारा, और अब देखते हैं मैकेनिकल में क्या है। मैकेनिकल टाइप में दोस्तों दो तरह के है इसमें भी, एक है फोर्स टाइप, दूसरा है इंड्यूस टाइप। ठीक है दोस्तों, कूलिंग टावर में वैसा ये देखिए, अब पूरा देख लीजिए, ये कूलिंग टावर के लिए है। कूलिंग टावर ये एक फोर्स टाइप है और एक इंड्यूस टाइप है। तो दोस्तों फोर्स टाइप और इंड्यूस टाइप है क्या, चलिए एक डायग्राम में हल्का सा देख लेते हैं। कौन सा यूज़ करूँ, पेन, ओके, ये देखिए, चलिए एक बार देख लेते हैं फोर्स टाइप किसे कहते हैं। दोस्तों सपोज ये एक फोर्स टाइप हो गया, ये एक बॉक्स हो गया। अब इसमें एक ऐसा एक बना देते हैं, यहाँ से एक सेंट्रीफ्यूगल पंप को सप्लाई कर देते हैं, यहाँ से ऐसे सेंट्रीफ्यूगल पंप को, ठीक है, मान लेते हैं ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है, इसका जो हवा है ऐसे जाएगा। देखिए ये है एक सेंट्रीफ्यूगल ओके, सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेशर, और ये एयर को इस तरफ मूव करेगा, और हम यहां से ये देखिए
हमारा जो एयर है दोस्तों, हमारा जो वाटर है दोस्तों, एयर नहीं, हमारा जो एयर तो यहाँ से जाएगा, हमारा जो वाटर है वो वैसे में ऐसे आएगा। जो वाटर जो कंडेंसर से, मतलब वाटर कंडेंसर, जो वाटर जो आता है हमारा कंडेंसर से, वाटर आता है हीटेड एयर, सॉरी वाटर, तो यहाँ से आएगा दोस्तों, ऐसे एक पाइप हो जाएगा, ऐसे 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 डिपिंग करेगा, मतलब गिरेगा ऐसे ऐसे, और ये यहाँ से जो है दोस्तों, ये जो है हमारा एवापोरेशन होगा, जैसे एवापोरेट कंडेंसर बोलते हैं ना इसको, कंप्लीट इसको एवापोरेट होगा। तो एवापोरेशन के माध्यम से ये जो भी हीटेड जो भी मतलब वाटर है वो एवापोरेशन होके चले जाएगा ऐसे ऐसे। ये देखिए, अब यहाँ से स्टोर होगा और वापस ऐसे यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब कुछ डाउट होगा तो बता दीजिए। ये सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर है, कंप्रेशर ऐसे मूव कर रहा है, ऊपर से हम पानी छोड़ रहे हैं गर्म वाला जो हीट होके आया है, और ये जो एवापोरेशन होके यहाँ से जा रहा है, जो ये जो एयर है, एयर को इसको मतलब एयर दे रहा है, ये ऐसे नीचे आ रहा है, ये गर्म वाला पानी नीचे आके ये कूल होके आ रहा है, और इसका जो टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं, मतलब जो भी जितना भी हवा चाहिए, और ये साइड में ऐसे निकलता है हमारा जो वाटर है, और ये वाटर कम्प्लीटली फिर कंडेंसर में चला जाएगा, टू कंडेंसर, ये फ्रॉम कंडेंसर, वैसे वाटर का है, वाटर वाटर कंडेंसर। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, इसको फोर्स कहते हैं, फोर्स। फोर्स ड्राफ्ट, ठीक है, कूलिंग टावर। और दूसरा हमारा पास इंड्यूस्ड वाला है, इसको कौन सा पेन यूज करे, ये वाला यूज करते हैं, इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड टाइप। ठीक है दोस्तों, अब इंड्यूस्ड टाइप में करते हैं। तो इंड्यूस्ड टाइप में क्या होता है, एक छोटी सी डायग्राम में समझ लेते हैं। ये हमारा एक बॉक्स हो गया, ठीक है, सब कुछ वैसे बॉक्स के अंदर ही बना रहा हूँ मैं। चलिए, एक बॉक्स हो गया। अब बॉक्स में जो है सारा सामान घुसाड़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम घुसाड़ेंगे अपना जो वाटर आएगा, ये वाटर आएगा यहाँ से ऐसे ऐसे, वाटर है, वाटर है, ऐसे 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 चला गया। ये हीट वाटर आया, हीट, ये गया, ये बाहर निकला। अब यहाँ से जो है ना दोस्तों, ये जो पोर्शन है, ये नीचे वाला पोर्शन, ये यहाँ से हम पानी डालेंगे यहाँ पे, ठीक है, अपना खुद से वाटर हम खुद से अपना डालेंगे। और ये जो पानी है, यहाँ से हम एक पंप यूज़ करेंगे, यहाँ पे एक छोटा वाला पंप यूज़ करेंगे, पंप। और ये जो पानी है दोस्तों, ये खींच के यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, जो ठंडा पानी है वो यहाँ से, ये जो पाइपिंग है दोस्तों, ये जो पाइपिंग है वो पाइपिंग से होते हुए नीचे आएगा। तो ये पानी गर्म होके आएगा, तो ये वापस ऐसे जाएगा, ये करेगा। और जितना एवोपोरेशन होगा, ये पानी जितना हमारा जो पानी है वो जितना एवोपोरेशन होगा, उतना हम यहाँ से पानी डाल के मेकअप करेंगे। ठीक है दोस्तों, कोई कन्फ्यूजन हो बताइए। वैसे डायग्राम अच्छे से बना नहीं है। ये देखिए, ये बॉक्स हो गया, ये हमारा हो गया, ये देखिए ये थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। ये जो पाइपिंग हो रहा है ना, ये हमारा वाटर जो आएगा वो मतलब कंडेंसर से हो, क्या है, गर्म वाला कंडेंसर है, तो पाइप भी गर्म होगा। और यहाँ पे हम छोटा सा एक अपना जो एक रिजर्वर है वो मेंटेन करेंगे, यहाँ पे एक पंप मेंटेन करेंगे। ये पानी जो है, हम जो ये पानी यहाँ में डाल रहे हैं, ठंडा पानी, वो यहाँ से ऐसे सर्कुलेट होके ये पाइप से होके उधर नीचे होएगा। तो जितना भी गर्म है वो नीचे आ जाएगा पानी में, और इसको वापस से सर्कुलेट करेगा। अच्छा, सर्कुलेट करते करते ये जो जितना भी मतलब पानी गर्म होके जा रहा है, ये जाते रहेगा ऊपर में, तो ये बार बार सर्कुलेट होगा। ठीक है, ये देखिए एवापोरेट हो रहा है यहाँ से। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन हो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उसको क्लियर कर दूंगा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेन मुद्दा ये है कि दोस्तों, वाटर जो कंडेंसर है ये ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन इसका जो है मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा है कंपेरेटिवली एयर थोड़ा सिंपल होता है, लाइट वेट होता है। तो एयर भी हम इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो बेसिकली लाइट वेट होता है, और ये तो थोड़ा हैवी होता है, उसमें थोड़ा मतलब ज़्यादा सामान की ज़रूरत पड़ती है, तो एयर कूलर हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन प्रॉफिट इसमें ज़्यादा है, लेकिन अगर वेट आपको मेंटेन करना है, आपको अगर सब कुछ मेंटेन करना है, मतलब मेंटेनेंस चार्ज भी कम चाहिए, तो एयर कूलर है सिंपल में। छोटे मोटे मशीन के लिए एयर कूलर बेस्ट है, लेकिन बड़े मशीन में एयर कूलर संभाल नहीं पाएगा, तो कंपलसरी हो जाता है। जब कंपलसरी होगा तो अब कुछ कर नहीं सकते, तो बस वही है। और दोस्तों मेन बात है कि ये जो हमारा ये है ना, स्मॉलर इन साइज़ होता है, मतलब साइज़ बहुत ही छोटा होता है। तो छोटे साइज़ में सारा कुछ हमने कर लिया। वही जगह नेचर में जाएंगे तो नेचर में ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें बड़ा सब कुछ चाहिए, कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए, जिसमें अभी कैपेसिटी भी कम, मतलब छोटे में जगह छोटा हो गया, कम कैपेसिटी, मतलब
कैपेसिटी को, कूलिंग कैपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं फोर्स के एयर के थ्रू, मतलब फोर्स जो भी एयर हम सप्लाई करते हैं, पानी जितना सप्लाई करते हैं, कितना ठंडा पानी सप्लाई करते हैं, कितना फोर्स एयर सप्लाई करते हैं। ठीक है, ये देखिए ये जो फोर्स एयर है, कितना फोर्स डालेंगे उतना जल्दी ठंडा हो जाएगा, बस यही है। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं, ये हमारा टॉपिक ये ख़त्म हो गया। उसके बाद हम एक्सपेंशन डिवाइसेस की ओर बढ़ेंगे। एक्सपेंशन डिवाइस आपको पता होना चाहिए। एक्सपेंशन डिवाइस ये है जो कि हमारा जो प्रेशर है उसको कंट्रोल करता है। एक्सपेंशन डिवाइस प्रेशर कम करना, क्योंकि दोस्तों एवापोरेशन में जो एवापोरेशन जब होता है, एवापोरेट होता है, मैंने आपको बहुत पहले बताया था, वैसे वो बहुत ही पुराना है, ऐसे मैं एक बार बता देता हूँ, सिंपल में बताता हूँ, सिंपल में। तो यहाँ पे होगा क्या, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये चार यहाँ पे ले लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये इंटरकनेक्टेड है, वैसे मैंने आपको बहुत पहले भी इसको एक्सप्लेन किया था। ये देखिए ये ऐसे ऐसे सर्कुलेट करता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे सर्कुलेट करता है, ऐसे सर्कुलेट कर रहा है, तो इसे कहते हैं कंप्रेशर, इसे कहते हैं कंडेंसर, इसे कहते हैं एक्सपेंडर या एक्सपेंडर, और इसे कहते हैं एवापोरेटर। ठीक है, एक्सपेंडर, एवापोरेटर, कंप्रेशर, कंडेंसर। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा, कंडेंसर, कंप्रेशर, एवापोरेटर, ओके, ये एक्सपेंडर। तो हम अभी एक्सपेंशन डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, मतलब एक्सपेंडर के बारे में पढ़ेंगे। एक्सपेंशन जो भी एक्सपैंड करता है और प्रेशर जो रिलीज करता है, तो वो कैसे काम करता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि ये जो कैसे काम करता है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका मेन वर्क क्या है। सबसे पहले मैंने बता दिया, सबसे पहले तो इसका जो प्रेशर है वो कम होता है, प्रेशर डिक्रीज्ड, प्रेशर डिक्रीज, ओके, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ इसका काम क्या क्या है। मेन इसका काम क्या है, प्रेशर डिक्रीज करना। तो प्रेशर डिक्रीज किस लेवल में करना होता है दोस्तों, ये उस लेवल में करना पड़ता है जो प्रेशर एवापोरेटर में जरूरत पड़ता है। तो ये जो एक्सपेंडर है, ये एक्सपेंशन डिवाइस जो भी है, थ्रोटल डिवाइस वैसे यूज़ करते हैं हम, इसमें थ्रोटल डिवाइस को यूज़ करते हैं एक्सपेंशन में। तो मेन बात यह है कि इसका जो प्रेशर है वो प्रेशर उतना ही रखता है जितना प्रेशर एवापोरेटर को चाहिए। ये कम्प्लीटली इसके लिए सपोर्ट करता है, ये कम्प्लीटली इसके लिए बना हुआ है। एवापोरेटर को सपोर्ट करना ही एक्सपेंशन का काम है। तो यहाँ पे जो प्रेशर चाहिए, देखिए सबसे पहले प्रेशर तो यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, हीट भी ज़्यादा होता है, जो हीट को कम करता है, प्रेशर कम नहीं करता है। यहाँ पे प्रेशर को ये कम करता है, किसके लिए कम करता है, एवापोरेटर के लिए कम करता है। एवापोरेटर है जो इसके लिए काम करता है, सॉरी, ये जो है एवापोरेटर के लिए काम करता है। तो बस एवापोरेटर जो भी प्रेशर चाहिए वो यहाँ बना देता है, बस यही है इसका मेन मुद्दा, मेन काम इसका, एवापोरेटर के लिए काम करना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और एक बात यह है कि ये जो एक्सपेंशन डिवाइस है दोस्तों, ये जो भी डिवाइस है दोस्तों, ये एक्सपेंशन डिवाइस ये जो है ना, अपना जो रिफ्रिजरेंट है ये भी छोड़ती है, रिफ्रिजरेंट यहाँ से, ताकि इसको जो प्रेशर है वो कितना रेट में इसको चाहिए, ये जो एवापोरेटर में वो कंट्रोल कर सके। ठीक है दोस्तों, एवापोरेटर को कंट्रोल करने के लिए, एवापोरेटर का जो प्रेशर है इसको कंट्रोल करने के लिए एक्सपेंशन डिवाइस में ये जो रिफ्रिजरेंट है ये भी छोड़ती है, ताकि ये कम्प्लीटली कंट्रोल हो सके। तो ये है इसका दूसरा पॉइंट। और इसमें जो मैंने बताया था, इसमें हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं, प्रोसेस में जो एक्सपेंशन यूज़ करते हैं, ये जो है थ्रोटलिंग प्रोसेस दोस्तों, थ्रोटलिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं। तो थ्रोटलिंग डिवाइस के बारे में हमने पहले ही पढ़ा था। थ्रोटलिंग डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जिसमें कोई मैकेनिकल कंपोनेंट नहीं है, चिप है। मैकेनिकल मतलब मूविंग कंपोनेंट नहीं है, और ये कम्प्लीटली इसमें मतलब कोई भी तरह का नॉइस नहीं है इसमें, ये बहुत ही चीप है। प्लस इसका जो सिंपल है, इसका जो कॉम्बिनेशन है वो सिंपल है, मतलब ऐसे कुछ है, मैंने बताया था पहले, बहुत डिटेल में बताया था, आप मेरी वीडियो चेक कर लीजिए। तो एक्सपेंशन डिवाइस के बारे में देख लेते हैं। तो टाइप ऑफ एक्सपेंशन डिवाइस में क्या आता है, टाइप क्या आता है। तो पहला टाइप होता है, ये देखिए पहला टाइप होता है, एक इसको चेंज कर लेते हैं। एक्सपेंशन डिवाइस टाइप, तो पहला टाइप हो गया हमारा ऑटोमेटिक एक्सपेंशन। ठीक है, दोस्तों ऑटोमेटिक एक्सपेंशन में क्या होता है दोस्तों, इसका जो ऑटोमेटिक एक्सपेंशन, इसमें जो है प्रेशर कांस्टेंट रहता है। यह है इसका मेन जो समझने वाली बात है, वो इसका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट होता है। इसका जो कांस्टेंट प्रेशर में ही होता है, और जो वेरी मतलब लोड को अलग अलग करना है, अगर लोड को अगर चेंज करना है, ज़्यादा करना है, पीछे करना है, तो वो इसके लिए नहीं है। ऑटोमेटिक एक्सपेंशन मतलब इसका जो
मेन काम है वो है कांस्टेंट प्रेशर। एग्जाम में पूछता है दोस्तों, देख लीजिएगा। सेकंड है हमारा थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन। थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन दोस्तों, इसमें जो है ना, इसमें भी एक चीज़ कांस्टेंट होता है। वो कांस्टेंट जो है वो प्रेशर नहीं होता है, इसमें कांस्टेंट होता है इसका डिग्री, टेम्परेचर। टेम्परेचर इसका कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है इसका। थर्ड हो गया हाई साइड। हाई साइड फ्लोट वेल्व, यह है तीसरा। अब हाई साइड में फ्लोट वेव में क्या होता है दोस्तों, कलर चेंज करते हैं। हाई साइड फ्लोट वेव में क्या होता है, एक इसमें भी एक चीज़ है जो कांस्टेंट वो मेंटेन करता है, वो है लिक्विड। अब हाई साइड क्या होता है, ये देखिए, ये हो गया हाई साइड कंडेंसर, और ये हो गया लो साइड। ठीक है, हाई साइड ये ऊपर वाला हाई, नीचे वाला लो, ऊपर में कंडेंसर, नीचे एवापोरेटर। कांस्टेंट लिक्विड, लिक्विड इन कंडेंसर। ठीक है, क्लियर। लिक्विड को कांस्टेंट मेंटेन करता है हाई साइड फ्लोट वेल्व। 4 नंबर लो साइड फ्लोट वेल्व, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबको आपको पहले से ही पता है। आप लिखने की जगह नहीं, ऊपर लिख देता हूँ, इसका क्या काम है बताइए। आप अपना कमेंट करके एक बार बताइए, 1 मिनट जल्दी से कमेंट करके बताइए। बताइए, मैं आपको 15 सेकंड देता हूँ, आप बता दीजिए, क्योंकि मैंने तो पूरा बता दिया, आप बता दीजिए। सिंपल है दोस्तों, एवापोरेटर। इसका जो लिक्विड है लो साइड में, ये मेंटेन करता है कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट लिक्विड, कांस्टेंट लिक्विड एट एवापोरेटर। ठीक है, क्लियर। कोई डाउट हो तो फिर भी बता दीजिए आप। ठीक है, ये है मेन इसका वर्क हो गया दोस्तों। मैं बहुत सिंपल में बता रहा हूँ, आप फिर भी अगर नहीं समझ आ रहा है, तो कुछ भी दिक्कत है आप मुझे बताइए, मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, एक बार एवापोरेटर हमारा देख लेते हैं सिंपल में। एवापोरेटर क्या होता है दोस्तों, एवापोरेटर ऐसा है जो एवापोरेट करता है रेफ्रिजरेंट को एवापोरेट करता है। और ये पूरा एंटायर जिसमें आप यूज़ करते हैं, जैसे एसी में यूज़ करते हैं आप अपना अपना जो क्या कहते हैं इसको, ये अपना फ्रिज होता है, रेफ्रिजरेटर और एसी वगैरह, और ये जो भी है जिसको कूल करना, हीट करना है, तो उसमें हम लोग ये एवापोरेटर को यूज़ करते हैं ताकि एवापोरेट हो सके। जो भी रेफ्रिजरेंट है एवापोरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। 2 तरह के एवापोरेटर होते हैं, फ्लोटेड एवापोरेटर, ड्राई एवापोरेटर। इवापोरेटर सिंपल में देखते हैं, इसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा। इवापोरेटर सिंपल में देखते हैं। पहला है FLWDED फ्लोटेड एवापोरेटर, दूसरा है ड्राई इवापोरेटर। दोस्तों आपको अगर डिटेल में देखना हो दोनों टॉपिक के बारे में, आप नेट में सर्च मार के देख लीजिए, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चन भी है जो करानी पड़ेंगे, और 1 घंटे की मेरी टाइमिंग होती है, उसके अंदर मैं कंप्लीट करता हूँ मेरा अपना टॉपिक को। तो आप देख लीजिए एक बार नेट में सर्च मार के। वैसे मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ अभी, आप एक बार, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ वही IAS, SSC JEE, उसके बाद और भी जो वेरियस एग्जाम्स में कंडक्ट करते हैं, तो देख लीजिए। तो मैं आपको ऐसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे आंसर दीजिए। तो सबसे पहले बताइए, an automatic expansion valve is required to maintain constant what? बताइए, क्वेश्चन है आपका, बताइए। An automatic expansion valve is required to maintain constant what? IAS में 1998 में क्वेश्चन पूछा, आप बताइए। SSC JEE में पूछता है इसमें, और भी वेरियस जो भी जगह पूछती है, जगह ये क्वेश्चन पूछती है। अब बताइए कि ये जो क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, पहले हिंदी में आपको बता देता हूँ क्वेश्चन का मतलब क्या है,
बोल रहा है ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वेल्व कांस्टेंट, क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वेव जो है कांस्टेंट जो है मेंटेन करने के लिए किस में यूज़ होता है। अब मैं आपको जो है ना ये बताता हूँ, ऑप्शन बताता हूँ। ऑप्शन है प्रेशर इन द एवापोरेटर, ये है पहला। सेकंड, टेम्परेचर इन द फ्रीज़र, ये दूसरा। अब तीसरा बता रहा हूँ, प्रेशर इन द लिक्विड लाइन, तीसरा हो गया। और चौथा, टेम्परेचर इन द कंडेंसर। अब बताइए। ठीक है दोस्तों, सिंपल में मैं लिख देता हूँ, क्योंकि बहुत जन का ऐसी कन्फ्यूजन होती है कि आप ऐसे मुंह से बोल रहे हो, समझ तो आ नहीं थी मुझे कुछ। चलो कोई नहीं, मैं मुंह से बोल देता, मतलब लिख देता हूँ एक बार, हल्का सा एक सिंपल में लिखता हूँ, ठीक है। मतलब वैसे ही लिखूंगा लेकिन सिंपल में। ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वेल रिक्वायर्ड टू मेंटेन कांस्टेंट, ठीक है। क्या है? प्रेशर इन एवापोरेटर, ठीक है। टेम्परेचर इन फ्रीजर, सी हो गया प्रेशर इन लिक्विड, टेम्परेचर इन कंडेंसर, ठीक है। ये हो चार हमारा हो गया। क्वेश्चन हमारा ये है कि एन ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वेल्व इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन कांस्टेंट, क्या है दोस्तों? करेक्ट आंसर है ए, ठीक है, प्रेशर इन द एवापोरेटर। ऑफ कोर्स दोस्तों, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वेल्व ये जो है प्रेशर को इंडिकेट करता है, ठीक है, एवापोरेटर में, क्योंकि ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वेल्व रिक्वायर्ड टू मेंटेन कांस्टेंट इन एवापोरेटर, ठीक है। एवापोरेटर के लिए काम करता है हमारा जो एक्सपेंशन डिवाइस है। ये हो गया पहला। चलिए दूसरा, अब हमने हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, हर्मेटिक, जिसमें वो ये आता है, देखिए, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे पढ़ा था हमने। हर्मेटिकली सील्ड, ये देखिए, ये वाला, ये देखिए, हर्मेटिकली सील्ड, ये देखा था। ये सब कुछ कॉम्पैक्ट होता है, वैसे वैसे ये क्रैंक केस ये हो गया, ये हमारा ये जो भी है, इसका क्या कहते हैं इसको, सिलेंडर वगैरह, ये पिस्टन, ये इसके हम लोग अलग से ये ड्रायर यूज़ करते हैं, एक पंप यूज़ करते हैं ताकि इसको रेफ्रिजरेंट को चेंज कर सके, और साथ में इसका जो क्या कहते हैं एवाक्यूएशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन ये है, हर्मेटिकली सील यूनिट के ऊपर है। तो क्वेश्चन ये है कि यूज ऑफ हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर इन वेपर, शुरू से बोल रहा हूँ, यूज ऑफ हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम रिजल्ट इन, पहला वाला, डिक्रीज इन एनर्जी कंप्रेशन कंजम्पशन, ठीक है, डिक्रीज इन एनर्जी कंजम्पशन, इंक्रीज इन एनर्जी कंजम्पशन, इंक्रीज इन सीओपी मतलब कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस, और इंक्रीज इन प्रेशर रेशियो। अब बताइए इसमें से सही आंसर कौन सा है दोस्तों? ये क्वेश्चन IAS 1998 में पूछा है, तो बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, बताइए। ऑफ कोर्स इंक्रीज इन एनर्जी कंजम्पशन, इंक्रीज, क्योंकि दोस्तों एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा पड़ता है इसमें। ऑफ कोर्स मैंने इसको बताया नहीं था, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है तो बताना पड़ेगा। इसमें जो है एक्सपेंशन जो है ना, एक्सपेंशन जो अपना जो ये होता है, मतलब इंक्रीज एनर्जी, इसमें ज़्यादा होता है, कंजम्पशन ज़्यादा एनर्जी लगता है इसमें, ठीक है दोस्तों। ठीक है, सेकंड पूछ रहा हूँ, ए एक्सपेंशन वेल्व के बारे में बोलिए जो प्रेशर कम करने के लिए यूज़ नहीं करते। अब प्रेशर कम करने के लिए हम क्या यूज़ नहीं करते, किस में यूज़ नहीं करते? एक एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन वेल्व है, जिसको हम प्रेशर कम करने के लिए नॉर्मली यूज़ करते हैं, लेकिन हमें एक ऐसा चीज़ बताना पड़ेगा जिसमें हम एक्सपेंशन वेल्व यूज़ तो करते हैं लेकिन प्रेशर कम करने के लिए उसमें यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैं पहला बता रहा हूँ, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। और एक होता है वेपर अब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल, जो हमने पढ़ा नहीं है अभी तक, हमारा टॉपिक नहीं है। तीसरा है स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है। और फोर्थ है गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल। बताइए दोस्तों, ये चार में से सबसे जो अहम वाला जो है ना, अहम जो जिसमें हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, अब किस में नहीं करते हैं बताइए दोस्तों? स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है इसमें हम यूज़ करते हैं, वेपर में भी यूज़ करते हैं, वेपर कंप्रेशन में भी यूज़ करते हैं, वेपर अब्सॉर्प्शन में यूज़ करते हैं। गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल में हम एक्सपेंशन वेल्व का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। आंसर हो गया डी नंबर, ठीक है दोस्तों।
अब आपसे पूछा जाए क्लियरेंस वॉल्यूम के लिए, हम जो क्लियरेंस वॉल्यूम रखते हैं, कभी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर आपने देखा होगा, ऐसे होता है कंप्रेशन कंप्रेशन ऐसे, ठीक है, ठीक है, कंप्रेस होता है ऐसे राइट एंड लेफ्ट की तरफ। अब रेसिप्रोकेटिंग जो कंप्रेशर है, ये जो कंप्रेशर है दोस्तों, ये इसके मैं कुछ फैक्ट बता रहा हूँ कि क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये क्वेश्चन नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। इसका जो ये जो इसमें जो क्लियरेंस हम यूज़ करते हैं, इसमें हम एक्चुअली ये क्लियरेंस यूज़ करते हैं, सपोज क्लियरेंस, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये सिर्फ यहीं तक आएगा, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, लगेगा नहीं यहाँ पे। ये क्लियरेंस क्यों यूज़ करते हैं? सबसे पहला, पिस्टन डज नॉट हिट एंड डैमेज द वेल्व, ठीक है। दूसरा आ गया टू अकाउंट फॉर डिफरेंशियल थर्मल एक्सपेंशन ऑफ पिस्टन एंड सिलेंडर, ठीक है, अलग अलग जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए। और तीसरा हो गया मशीनिंग टॉलरेंस, ठीक है, मशीनिंग टॉलरेंस मतलब इसका जो मशीनिंग है, ये देखिए ये जो मशीन है यहाँ तक जाता है ऐसे, मशीन मतलब ये पिस्टन, ठीक है, यहाँ तक जाता है, इसका जो फिनिशिंग है वो मेंटेन रहता है ऐसे में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों ये क्वेश्चन IAS 2003 में पूछा था, तो ये नॉर्मली SSC में पूछता है, और भी वेरियस जो भी मतलब मैकेनिकल का जो भी मतलब सब्जेक्ट होता है उसमें पूछ लेता है। तो मैं पूछ लेता हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वेल्व। थर्मोस्टैटिक दोस्तों याद है आपको, थर्मोस्टैटिक मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। थर्मोस्टैटिक, थर्मोस्टैटिक मतलब जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वेल्व, ठीक है। अब मैं 4 ऑप्शन देता हूं आपको। टू कंट्रोल द डिग्री ऑफ सुपर हीट, दूसरा टू कंट्रोल द एवापोरेटर टेम्परेचर, तीसरा टू कंट्रोल द प्रेशर ड्रॉप, चौथा टू कंट्रोल द एवापोरेटर प्रेशर। अब बताइए। ऑफ कोर्स दोस्तों आपको सबको पता है ये डिग्री ऑफ सुपर हीट को कंट्रोल करता है, ठीक है। डिग्री ऑफ सुपर हीट को कांस्टेंट रखना ही इसका काम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वेल्व टू कंट्रोल द डिग्री ऑफ सुपर हीट, ना उसको बढ़ने देता है ना कमती करना, इसको कंट्रोल करके रखता है कांस्टेंट में, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये खत्म। दूसरा अभी मतलब अगला वाला, व्हेन ए रेफ्रिजरेंट प्लांट इज स्टार्टेड, ठीक है, जब हम रेफ्रिजरेशन प्लांट को स्टार्ट करते हैं, द एवापोरेटर टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू द रिक्वायर्ड टेम्परेचर, ठीक है। एवापोरेटर का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है रूम टेम्परेचर से अपना जो भी ज़रूरत है वो टेम्परेचर में। ड्यूरिंग दिस पीरियड हाउ डज द कंप्रेशर पावर रिक्वायरमेंट वेरी, ठीक है। समझ रहे हैं क्वेश्चन का आंसर? क्वेश्चन का मतलब जब हम रेफ्रिजरेंट प्लांट को स्टार्ट करते हैं, एवापोरेटर का जो टेम्परेचर है डिक्रीज होके, रेफ्रिजरेंट अपना जो डिक्रीज होके रूम टेम्परेचर से मतलब नॉर्मल जो टेम्परेचर है हमारा टेम्परेचर, उससे जितना वैल्यू हमको कितना कम करना है उतना कम में हम लेके जाते हैं एवापोरेटर का टेम्परेचर को। उस टाइम पे जो कंप्रेशर का पावर है वो किस तरह से बढ़ता है या कमता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन मतलब पहला जो ऑप्शन, इट इंक्रीजेस कंटिन्यूसली, ये कंप्लीटली बढ़ता जाता है, ठीक है, पावर बढ़ता ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, ठीक है। दूसरा है इट डिक्रीजेस एंड देन बिकम कांस्टेंट, मतलब कम होता है उसके बाद एक निरंतर से चलता है कॉन्स्टेंटली, ठीक है। तीसरा इंक्रीजेस रीचेस द पीक एंड देन डिक्रीजेस, मतलब ये बढ़ता है, बढ़ने के बाद पीक मतलब एकदम बढ़ जाता है, ठीक है। पहले बढ़ता है फिर एकदम सबसे एकदम बढ़ जाता है फिर कमती होने लगता है, ठीक है। ये हो गया तीसरा। और चौथा हो गया इट रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब ये कांस्टेंट होता है, ना ऊपर बढ़ता है ना कम होता है, बढ़ता भी नहीं कमती भी नहीं होता, ऐसे ही कांस्टेंट होता है एकदम से, ठीक है। तो ये हो गया चौथा। अब बताइए दोस्तों आंसर सी है, इट इंक्रीजेस रीचेस द पीक एंड देन डिक्रीजेस। दोस्तों जब हम रेफ्रिजरेशन प्लांट को स्टार्ट करते हैं और ये जब उसको ठंडा करते हैं, कोई भी रेफ्रिजरेटर में ठंडा करते हैं और सर्कुलेट कर देते हैं हमारे रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में, मतलब जो भी रेफ्रिजरेटर फ्रिज दोनों सेम है, रेफ्रिजरेटर में, AC में, उसके बाद और भी जो भी हम जहाँ जो भी मतलब डिवाइसेस में यूज़ करते हैं, वहाँ पे जो है कंप्रेशर का काम जो है पहले बढ़ता है, पहले बढ़ते ही जाता है, उसके बाद सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके बाद बढ़ नहीं पाता, उसके बाद वो कमती होने लगता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा ये क्वेश्चन का आंसर, पहले बढ़ता है फिर रीचेस द पीक एंड देन डिक्रीजेस, ओके। चलिए ये हो गया ठीक है। अब चलते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर, और 2 क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से खत्म करते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, जल्दी से इसको खत्म कर लेते हैं।
तो दूसरा क्वेश्चन जो ये है ये ऐसा है कि एवापोरेटर यूज समटाइम टू डीह्यूमिडिफाई द एयर फॉर कंडीशनिंग पर्पस। ठीक है, हम एवापोरेटर को हमेशा सिर्फ ह्यूमिडिफाई करने के लिए यूज़ नहीं करते, डीह्यूमिडिफाई भी करना पड़ता है। मतलब ह्यूमिडिफाई क्या होता है दोस्तों, ह्यूमिडिफाई ऐसा होता है कि आपका जो रूम में आपका जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा है, मतलब क्योंकि हवा में एक एयर होता है, मतलब सॉरी एयर में जो है एक मॉइस्चर होता है, ठीक है, जो आपको नॉर्मली पता नहीं चलता लेकिन होता है, ठीक है। और वो जो एयर है वो जब मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो उसको ह्यूमिडिफाई बोलते हैं, और जब मॉइस्चर को कम भी करना होता है तो उसको डीह्यूमिडिफाई बोलते हैं। तो हम एवापोरेटर को कभी कभी डीह्यूमिडिफाई करने के लिए भी यूज़ करते हैं फॉर कंडीशनिंग पर्पस। तो हम 4 ऑप्शन देते हैं, इसमें से कौन सा करने से आपको डीह्यूमिडिफाई होगा, ठीक है, बताइए। ठीक है, पहला है लोअर देन द कूलिंग फ्लूइड टेम्परेचर, ठीक है, लोअर देन द कूलिंग फ्लूइड टेम्परेचर। दूसरा है मोर देन एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तीसरा है लोअर देन द एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। चौथा है लोअर देन द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड। बताइए दोस्तों इसमें से आंसर कौन सा है। ऑफ कोर्स आपको 4 में कंफ्यूजन होगा कि ये 4 है क्या, राइट, है ना। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला जो पॉइंट है लोअर देन द कूलिंग फ्लूइड टेम्परेचर, इसका मतलब ये है दोस्तों कि कूलिंग फ्लूइड जो टेम्परेचर है उससे भी कम है इसका जो मतलब एयर है, मतलब सॉरी एक मिनट, इसका जो फ्लूइड टेम्परेचर है दोस्तों वो बहुत ही कम है, फ्लूइड टेम्परेचर जो भी है उससे कम ही है, उसका जो टेम्परेचर उससे कम है, ठीक है। और दूसरा मैं बताया है कि मोर देन द एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, नॉर्मली जो एपरेटस मतलब हमारा जो टेम्परेचर है उससे जो कूलिंग है, मतलब जो भी उसका हीट है वो ज़्यादा है, ठीक है। तीसरा है लोअर देन द एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, इसमें भी सेम ही बोला है कि अब जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है जिसमें हम मतलब यूज़ कर रहे हैं, जो भी रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है, ये तीसरा। और चौथा है लोअर देन द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड, बॉइलिंग जो टेम्परेचर है उससे भी कम है इसका टेम्परेचर। दोस्तों ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन ही है, लेकिन आपको बस समझने की ज़रूरत है कि इसका आंसर कौन सा है। दोस्तों इसका आंसर सी है, क्योंकि लोअर देन द एपरेटस ड्यू पर टेम्परेचर, मतलब एपरेटस का जो टेम्परेचर है, मतलब इसका जो भी आपका जो कूलिंग का टेम्परेचर है वो जब कम होगा ऑफ कोर्स तभी उसका डीह्यूमिडिफाई तभी हम कर सकते हैं। डीह्यूमिडिफाई जितना कूल होगा डीह्यूमिडिफाई उतना ही कम होता है, जितना ज़्यादा कूल करेंगे डीह्यूमिडिफाई उतना ही कम होता है, इसका कम्प्लीटली ऑपोजिट है। चलिए दोस्तों इसमें ज़्यादा दिमाग को खर्चे नहीं करके नेक्स्ट क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन है उसमें चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अब क्या स्टेटमेंट है, व्हेन मॉइस्चर एयर पासेस थ्रू ए कूलिंग टावर द प्रोसेस इज। बताइए दोस्तों, मैं इसमें तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया है। मॉइस्चर एयर जब पास होता है कूलिंग टावर के थ्रू तब क्या होता है, इसको प्रोसेस क्या कहते हैं। एक नंबर एवापोरेटिव कूलिंग बोलते हैं, दूसरा एडियाबैटिक सैचुरेशन, तीसरा कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, और चौथा हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। मैंने आपको बताया था दोस्तों जितना आप कूल करेंगे डीह्यूमिडिफिकेशन होगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, क्योंकि कूलिंग टावर का काम है कूल करना, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग जितना ज़्यादा होगा डीह्यूमिडिफिकेशन उतना ही डीह्यूमिडिफिकेशन होगा। खत्म, हमारा जितना सारा क्वेश्चन था मैंने बोल दिया। अभी जो क्वेश्चन पूछा वो आईएएस में 2006 में पूछा, उससे पहले जो है आईएएस 2006 में पूछा, उससे पहले जो है आईएएस 2004 में पूछा, उससे पहले जो है आईएएस 2004 में पूछा, उससे पहले जो पूछा वो आईएएस 2003 में पूछा, उससे पहले जो पूछा वो भी आईएएस में किस में पूछा, वो आईएएस 2003 में पूछा। दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं में ख़त्म होता है, यही हमारा आज का टॉपिक था जो हमने कवर कर लिया। ये है हमारा 4 टॉपिक, ये देखिए हमने कंडेंसर, एवापोरेटर, ये एक्सपेंशन डिवाइसेस के बारे में बताया था, हर्मेटिकल सील यूनिट के बारे में बताया था, ठीक है। अब कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट कर दीजिए, उसके मैं डिटेल से अलग से वीडियो डाउट क्लियर एक सेक्शन बना लूँगा, डाउट क्लियर, और आप मेरा बेल आइकन दबा लीजिए, तब आपको जो भी नोटिफिकेशन आएगी आ जाएगी आपको, ठीक है। अब डाउट अगर पूछने हो तो सब्सक्राइब और जो ये करते हैं बेल आइकन दबाते हैं दबा लीजिए। चलिए थैंक यू, आज का सेशन ख़त्म, गुड बाय एंड स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, साफ़ सुथरा बनाए रखिए, थैंक यू।